हिंदी साहित्य के माने जाने लेखक और साहित्यकार हैं। इन्होंने अपने जीवन में बड़ा ही संघर्ष किया। इनके द्वारा लिखित उपन्यास और भी इनकी जितनी कहानी और भी जो अन्य रचनाएं हैं वे एक प्रसिद्ध रचना है। इनकी हर कहानी और इनके उपन्यास समाज में एक प्रेरणा स्रोत है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म लम्हे नामक गांव में हुआ था। जब ये छोटे थे तभी इनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और दूसरी माँ, जब इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया तो दूसरी माँ के आ जाने पर इनके हृदय में लोगों के प्रति आक्रोश की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इनकी दूसरी माँ यानी कि सौतेली माँ का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। मुंशी प्रेमचंद एक आदर्शवादी लेखक थे, परंतु समय की मार इनके ऊपर ऐसी पड़ी कि इन्होंने अपनी आदर्शवादिता छोड़ करके यथार्थवाद को अपना लिया। यानी कि जो समाज में चल रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके विषय में इनकी धारणा जो है वो आदर्शवादिता से यथार्थवाद में बदल गई। इसके अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज सुधार के लिए और भी बहुत से कार्य किए, जैसे कि इनमें इनका विधवा विवाह जो है वो प्रमुख था। इन्होंने एक विधवा से शादी कर लिया, जिसके कारण इनको परिवार और समाज की बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ी। इनके उपन्यास और इनकी कहानियाँ गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और नमक का दरोगा, इस तरीके से इनकी बहुत सी कहानियाँ हैं, जिससे कि समाज में जो अराजकता फैली है उसके विषय में इन्होंने लोगों को संदेश दिया है। और जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, उच्च वर्गों के द्वारा जो निम्न वर्ग का शोषण किया जाता है, इसके विषय में भी इन्होंने लोगों को अवगत कराया है। हल्कू एक ऐसे ही किसान की कहानी है जो अपने परिवार को बड़ी ही मुश्किल से चला पाता है, जिसके पास की एक कंबल भी नहीं है। पूस की रात यानी जिस महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस महीने की रात को भी ये उस कंबल को ओढ़ सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके। और हल्कू अपने खेतों की रखवाली करता है और खुले आकाश के नीचे इतने ठंड के महीनों में वो सोता है जा करके। इसमें हल्कू की कहानी को बताया गया है। हल्कू एक पात्र है जिसके विषय में प्रेमचंद ने बताया है, और इससे यह संदेश मिला है कि जो निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो कितने संघर्षों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हल्कू ने आकर अपनी स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूँ, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हाथ में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल को रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हार का अर्थ होता है मतलब बिना कुछ रहे, अगर कुछ नहीं है हमारे पास तो कैसे हम रात को काटेंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चय की दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। बिना कंबल के हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। सहना जिसने कि हल्कू को रुपए
उधार में दिए हैं। घुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा, बला के जाड़े में मरेंगे, पर यह बला तो सिर से टल जाएगी। वह सोचता है कि भले ही चाहे ठंडी में हमारी जान क्यों न निकल जाए, परंतु इस मुसीबत से तो हमें छुटकारा मिलेगा। यह सोचता हुआ वो मुन्नी के समीप गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचो। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे, कौन खैरात दे देगा कंबल। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हो। बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, यानी कि बाकी मैंने उधार। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं ना दूंगी ना दूंगी। मुन्नी जिद कर लेती है कि वो पैसे नहीं देगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बाहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में कठोर सत्य था। उसने रुपए लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। वो जानती थी कि हल्कू सत्य बोल रहा है, अगर वो उसका पैसा वापस नहीं करेगा तो वो उसे गालियाँ देगा और मारेगा, पीटेगा। फिर बोली, तुम छोड़ दो खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी। अगर मजदूरी करोगे तो कम से कम एक रोटी हम लोग खा तो सकते हैं, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ। वह भी उसी में झोंक, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। इतनी मुश्किल से उसने जो पैसे इकट्ठे किए थे जाड़े की रात में कंबल खरीदने के लिए, जाड़े के लिए कंबल खरीदने के लिए, और उसी पैसे को वो जो है उसे देने जा रहा है उठा करके, जबकि वो जानता है कि अब वह कंबल के लिए व्यवस्था नहीं कर सकता। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वे आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भार से दबा जा रहा था। वो उस रुपए को देने के लिए जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वह दीनहीन एकदम गरीब की स्थिति में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बोझ उससे अब संभाला नहीं जाएगा। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठुठुरते हुए मालूम होते थे। इतनी भयानक ठंडी थी कि ऐसा लगता था कि जो आकाश में तारे हैं, जो तारे टिमटिमा रहे हैं, वो भी ठंड की वजह से कांप रहे हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी सूती चादर ओढ़े कांप रहा था। इतनी भयानक ठंडी में भी उसे कंबल नसीब नहीं हुआ और वह एक सूती चादर लेकर उसे ओढ़ा हुआ था और खेत की रखवाली कर रहा था और कांपे जा रहा था। खटोले के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था, और जहाँ उसने अपना खटोला यानी कि चारपाई का छोटा हिस्सा जहाँ उसने अपना खटोला डाला था, उसी के नीचे एक कुत्ता जो है वो बैठे अपना सिर पेट के अंदर डाले हुए, मतलब पेट पर उसका सिर था और ठंड के मारे कांप रहा था। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। इतनी भीषण ठंडी थी कि दोनों सो नहीं पा रहे थे। हल्कू ने घुटनों को छाती से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? हल्कू ने कुत्ते से पूछा कि ठंडी लग रही है क्या? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहा, तू यहाँ क्या लेने आया था? जबरा जो है वो हल्कू का एक पालतू कुत्ता था।
हल्कू ने उससे कहा था कि तुम घर में पुआल पर लेटो जिससे कि शरीर में कुछ गर्मी हो, लेकिन वो कुत्ता उसके पीछे पीछे चला आया था। अब खा ठंड, मैं क्या करूँ, अब ठंड में पड़ा इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सोचता था मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़ा दौड़ा आगे आगे चला आया। अब रो नानी के नाम, मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे मैं खेत में जा रहा हूँ और वहाँ पर हलवा पूरी खाऊंगा, इसीलिए तू मेरे साथ आगे आगे दौड़ा हुआ चला आया। अब बैठ के रो। जबरा ने बड़े बड़े दूध हिलाई और अपनी कुंकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसने शायद यह ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही है। जबरा ने अपनी पूँछ हिलाई, दुम माने पूँछ, अपनी पूँछ हिलाई और जो वो मुंह से अपनी आवाज़ निकाल रहा था कुंकू के, उसको और लंबा बनाते हुए एक बार तेजी से जमा लिया और फिर चुप होकर सो गया, क्योंकि उसको ऐसा समझ में आ गया कि लगता है कि हमारे स्वामी को हमारी आवाज़ से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है, यानी ये जो पश्चिम से हवा आ रही है वो पता नहीं कहाँ से इतनी ठंडी हवा लेकर के आ रही है, जैसे लगता है कि वो अपने साथ बर्फ़ लेकर के आ रही है। उठूँ फिर चीलम भरूँ। चीलम कुकर में उसमें लोग चीलम डाल करके उसको पीते हैं, जिससे कि शरीर में थोड़ी सी गर्मी आती है। किसी तरह तो रात कटे। 8 चीलम तो पी चुका है हल्कू। अपनी ठंड को मिटाने के लिए 8 चीलम पी चुका था। यह खेती का मजा है, यानी खेत की रखवाली करने का तो यही आनंद है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। एक हम लोग हैं जो कि रात में उड़ने के लिए कंबल भी नसीब नहीं हो रहा है, और एक से एक धनवान जो अपने आप को ईश्वर बनाए बैठे हैं, वो ऐसे हैं कि अगर उनके पास ठंडी जाती है तो ठंडी भी दौड़कर भाग आती है, क्योंकि उनके पास इतनी व्यवस्था है कि वो ठंडी को भी अनुभव नहीं करते, उसमें भी उन्हें मजा आता है। मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल मजाल है, जाड़े की गुजर हो जाए। उनके पास इतनी सुविधा है कि जाड़े की हिम्मत भी नहीं पड़ती उनके पास जाने की, तकदीर की खूबी है। ये सब किस्मत की बातें हैं जो ईश्वर ने जिसकी तकदीर में जो जितना लिख दिया है। मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हम दिन रात मजदूरी करें और इसका आनंद कोई और उठाए, इसका मजा कोई और उठाए। हल्कू उठा और गड्ढे से जरा सी आग निकाल कर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि चीलम पीने से जो है हमारी ठंडी भाग जाती है, बस ये है कि थोड़ा सा मन को जो है वो शांति मिल जाती है, थोड़ा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। जानवर वो भी इंसानों की भावनाओं को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ये दुखी है और ये खुश है। हल्कू बोला, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूँगा। हल्कू ने जबरा से कहा कि आज और थोड़ा सा ठंडी में सो जाओ, कल से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पुआल बिछा करके व्यवस्था कर दूँगा। उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। उसी पुआल में घुस करके तुम बैठना, तब तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊँ। हल्कू ने चीलम पी लिया और ये सोचा कि चाहे कुछ भी हो, चाहे जितनी ठंडी लगे, अब मैं आराम कर लूँगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। इतनी भयानक ठंडी थी कि थोड़ी देर वो आराम से लेटा और उसे ऐसे लगा कि जैसे उसके हृदय में कपकपी सी हो रही है। कभी वह इस करवट लेटता और कभी उस करवट।
वह करवटें बदलने लगा था और जाड़ा पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी एक पिशाच, एक राक्षस बन करके उसकी छाती को दबाए पड़ी है। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। उसे अपनी गोद में इसलिए सुला लिया कि शायद कुछ गर्मी उसे मिल जाए। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों में उसे नहीं मिला। कुत्ते के शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी, परंतु फिर परिस्थिति ऐसी थी कि हल्कू उसे अपने सीने से लगाए रहा, अपने सीने से चिपकाए रहा, क्योंकि उसको उस समय उसको अपने पास रखने से जो है बड़ा ही सुख का अनुभव हो रहा था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। जबरा को भी कुछ गर्मी का एहसास हुआ, तब उसे ये महसूस हुआ कि यही स्वर्ग है। और हल्कू जो कि अपने जबरा से, अपने कुत्ते से इतना प्यार करता था कि उसके शरीर से जो दुर्गंध आ रही थी उसके प्रति भी उसका मन खराब नहीं हो रहा था और वह आराम से उसे चिपकाए हुए था। या अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को वह इतनी तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दिशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसके आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। उसकी और हल्कू और जबरा की जो मैत्री की भावना थी, वो ऐसा लग रहा था, जो मित्रता के भाव थे वो ऐसा लग रहा था कि जैसे हल्कू ने अपनी आत्मा के सारे द्वार उसके लिए खोल दिए हैं और उसका एक एक शरीर का रोम रोम जो है वो प्रकाश से चमक रहा था, मित्रता के प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। जब थोड़ा सा दोनों को आराम मिला, दोनों सोने को चले, तभी जबरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे खेत में कोई जानवर घुस आया। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी, एक नई ताकत, एक नई फुर्ती पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। उसकी जो हल्कू की आत्मीयता उसके प्रति थी, जबरा के प्रति, वो इतनी ज़्यादा तगड़ी हो गई थी, इतनी ज़्यादा तीव्र हो गई थी कि ऐसा लगता था कि जैसे जाड़े की ये ठंडी हवा जबरा के लिए कोई मायने नहीं रखती, यह बहुत ही कम है। वह झपट कर उठा और छतरी से बाहर आकर भौंकने लगा। जबरा हल्कू के पास से तुरंत तेजी से उठकर अपनी जो छतरी जहाँ पे बनाई थी हल्कू ने, उसके बाहर आकर के वह भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकारकर बुलाया पर वो उसके पास न आया। हल्कू आलस में पड़ा हुआ था और क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी और किसी तरह हल्कू को कुछ राहत महसूस हुई थी ठंडी से, तो वह उठना नहीं चाह रहा था और उसने अपने कुत्ते को, जबरा को बड़े ही प्यार से बुलाया, परंतु वह उसके पास नहीं आ रहा था। वह चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता था। जबरा खेत के चारों ओर दौड़ दौड़ कर भौंक रहा था। एक क्षण के लिए हल्कू के पास जाता भी तो तुरंत ही दौड़ पड़ता। अगर वो दौड़ते दौड़ते एक क्षण के लिए, एक पल के लिए हल्कू के पास चला जाता, लेकिन फिर वापस जाकर के तुरंत वह भौंकना शुरू करता। कर्तव्य उसके हृदय में अनुमान की भांति उछल रहा था, क्योंकि वो ये जानता था कि उसका यह कर्तव्य है कि वह खेती की रखवाली ठीक से करे। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धड़कना शुरू किया। मतलब अभी तो जो ठंडी पड़ रही थी वो पड़ी रही थी, अब बर्फीली हवाएं, ठंडी हवाएं भी चलने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। इतनी भीषण ठंडी में हल्कू उठ करके बैठ गया और उसने अपने दोनों घुटनों को मोड़ लिए और मोड़ करके उसको अपने सीने से चिपकाकर उसमें अपना सिर घुसाकर बैठ गया कि थोड़ी ठंडी कुछ लगे, कम लगे।
फिर भी ठंडी कम न हुई, फिर भी ठंड जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा जान पड़ता था जैसे सारा रक्त जम गया है। ऐसा लगता था जैसे हल्कू के शरीर का खून जो है वो पूरी तरीके से जम चुका है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है और धमनियाँ वो ऐसी लगती थी जैसे कि उसमें खून नहीं, उसके अंदर बर्फ का बहाव हो रहा है। उसने आकाश की ओर देखा कि अभी कितनी रात बाकी है। अभी सप्तर्षि आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। जो सप्तर्षि तारे होते हैं वो अभी आकाश में आधे भी नहीं आए हैं। जब वो ऊपर की ओर आने लगेंगे तब इसका मतलब कि सवेरा हो रहा है, क्योंकि उस समय घड़ी वगैरह तो थी नहीं, तो जो है उसके पास, हल्कू के पास घड़ी थी नहीं, तो वो जो है समय को देखते हुए, मतलब उस समय के मौसम को देखते हुए ही वह समय का अंदाज़ा लगा देता था। जब थोड़ी थोड़ी धूल होने लगती थी तब उसे लगता था कि अब सुबह हो चुकी है, अभी पहर भर से ऊपर रात है, अभी तो और रात बाकी है, एक पहर और बीतनी है। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर आम का बाग था। हल्कू के खेत के पास से थोड़ी दूर पर एक आम का बगीचा था। पतझड़ शुरू हो गई थी, इसलिए बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। पतझड़ के समय में पत्तियां जो है वो पेड़ से गिरने लगती हैं और ज़मीन पर गिर जाती हैं, जो सूखी पत्तियां होती हैं। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। हल्कू ने ये सोचा कि चलो पत्तियों को इकट्ठा करता हूँ और जाड़े में लोग तापते हैं ना, हाथ सेकते हैं, तो उसे जलाकर मैं बैठ करके ताप लूँ। रात में कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। हल्कू ने ये सोचा कि कोई ये तो समझ नहीं पाएगा कि इतनी रात में कौन है, सब सोचेंगे कि भूत है और मैं पत्तियाँ बटोर लूँगा। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर वो तो बैठा नहीं रह जाता। एक तरीके से उसको मतलब अपने भीतर एक डर भी लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी रात में मैं पत्तियों को इकट्ठा करूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानवर छिपा बैठा हो और मेरे ऊपर जो है वो आक्रमण कर दे और मुझे मार डाले। लेकिन फिर ठंडी जो है इस डर के ऊपर भी हावी थी और वो जो है सोचता था कि मैं जाकर के पत्तियों को इकट्ठा कर लेता हूँ। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनकी एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला गया। और वो उठता है और अरहर की खेती के पास जाता है और जा करके वहाँ से कई अरहर के डंडियों को इकट्ठा करता है और अरहर के डंडियों की एक झाड़ू बनाकर वह पत्तियों को समेटने लगता है। जबरा जब उसे आते हुए देखता है तो दुम हिलाना शुरू कर देता है। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू, अब तो इतनी भयानक ठंडी लग रही है कि अब हमसे नहीं रुका जाता है, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। और वह झाड़ू लेकर पत्तियों को बटोर कर और उसे जलाकर तापना शुरू कर देता है। अभी तो बहुत रात बाकी है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला गया। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधकार में निर्दय पावन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। पेड़ों से ओस जो पत्तियों पर पड़े हुए थे वे बारिश की तरह जमीन पर टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। अचानक हवा जब चली तो मेहंदी के पेड़ में जो फूल खिले हुए थे उसकी सुगंध जो है वो चारों ओर बिखर गई। हल्कू ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर हड्डी पड़ी मिल गई थी और वह उसे निचोड़ रहा था। जबरा
वहीं बगीचे में कहीं उसे हड्डी एक मिल गई थी तो वो उसे खाने की कोशिश कर रहा था, वो उसे खा रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियाँ बटोरने लगा। जो उपला लेकर के हल्कू गया था, उपला जला करके उसे उसने जमीन पर रख दिया और पत्तियों का ढेर लग गया। वह ठिठुरे हुए जाते थे, नंगे पाँव गले जाते थे और पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रखा था। इस अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। उसने ये दृढ़ निश्चय कर दिया था कि अब पत्तियों को, इतनी ढेर सारी पत्तियों को जलाऊंगा कि ये ठंडी भी उसी में जलकर राख हो जाएगी। थोड़ी देर में अलाव जल उठता, उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। अब इतनी तीव्र गति से पत्तियां जो है वो जलने लगी कि ऊपर वृक्ष की जो सबसे ऊपर पत्तियां रहती थी वो आग वहाँ तक बढ़ने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए। जब पत्तियों के जलने से जो प्रकाश बगीचे में हुआ तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि इतनी देर से सारे वृक्ष अपने सिर पर अंधकार को ढो रहे थे, अंधकार को लादे हुए थे। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। अंधकार से जो छुटकारा मिला था, जब प्रकाश उसके ऊपर हावी हो गया तो ऐसा लगता था कि जैसे अंधकार के ऊपर प्रकाश जो है वो अपनी नाव को चला रही है। हल्कू अलाव के सामने बैठा ताप रहा था। एक क्षण में उसने चादर उतारकर बगल में दबा ली। अब पत्तियों के जलने से जो अलाव जल रहे थे उससे इतनी गर्मी हुई कि हल्कू की सारी ठंडी जो है वो खत्म हो गई और जो वो एक सूती चादर ओढ़े हुए था उसे भी उसने बगल में रख दिया और पाँव फैला दिया मानो ठंड को ललकार रहा हो और बड़े आराम से पाँव फैलाकर बैठ गया, अपने पैर फैलाकर बैठ गया कि ऐसा लगता था कि जैसे वो ठंडी को ललकार रहा है कि अब आप देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। तेरे जी में आए जो आए सो। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब तो ठंड नहीं लग रही है? और वो इतना खुश था, उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसने ठंड पर विजय प्राप्त कर ली हो और बड़े ही अकड़ कर वो अपने जबरा से पूछता है, कुत्ते से पूछता है कि क्यों अब लग रही है ठंडी तुझे? जबरा ने कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। ऐसा लगा जैसे जबरे ने उसे यह जवाब दिया कि अब क्या ठंडी लगेगी, क्या हमेशा ठंडी लगती रहेगी? पहले यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाए। हल्कू कहता है कि पहले मेरे दिमाग में यह उपाय ही नहीं आया, यह आइडिया ही नहीं आया, नहीं तो हम लोग फालतू में इतनी देर तक ठंड में क्यों मरते। जबरा ने पूँछ हिलाई। ऐसा लगा जैसे जबरा भी उसकी इस बात से सहमत हो गया और उसने पूँछ हिलाकर अपनी सहमति प्रकट कर दी। पत्तियां जल चुकी थीं, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। जितनी पत्तियां हल्कू ने इकट्ठा करी थी वो सारी पत्तियां जल चुकी थी और बगीचे में फिर पूर्ववत जैसे पहले था वैसे ही अंधेरा छा गया। नीचे राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी। कुछ कुछ राख के नीचे आग जो है वो बची हुई थी, जब हवा चलती थी तो वह आग आगे जाकर उड़ जाती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। जब हवा से वो आग थोड़ा आगे बढ़ती तो थोड़ा सा प्रकाश होता और फिर उसके बाद जैसे लगता है कि उसने अपनी आंखें बंद कर दी। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। अब उसके अंदर थोड़ी शरीर में गर्मी आ गई थी तो उसके मुंह से आवाज़ निकलने लगी थी और वह बैठ गया और धीरे धीरे उसने कोई एक गीत गाना शुरू किया। उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर जो जो शीत बढ़ता जाता था उसे आलस्य दबाए लेता था। गर्मी तो आ गई थी शरीर में, पर जब आग सारी बुझ गई तो उसके शरीर में जो है फिर से थोड़ी थोड़ी ठंडी जो है वो घुसने लगी थी, जिसने उसे आलस्य में डाल दिया था। अब वह उस जगह से उठना ही नहीं चाह रहा था। जबरा
जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। जबरा फिर बहुत तेजी से भौंका और खेत की ओर भाग गया। हल्कू को ऐसा लगा कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। हल्कू को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ढेर सारे जानवर जो है वो अपना ग्रुप बनाकर, अपना समूह बनाकर हमारे खेत में घुस आए हैं। शायद नील गायों का झुंड था। नील गाय जो सारे खेत को बर्बाद कर देती है, चढ़ जाती है। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ कानों में साफ आ रही थी। उसे उसके दौड़ने और कूदने की आवाज़, भागने की आवाज़ हल्कू को सुनाई दे रही थी। ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत चल रही हैं। उनके चबाने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वे सारे खेतों को खा रही हैं, क्योंकि जो वो खेत में से जो अनाज निकालती थी फिर उसको जो चबाती थी उसकी आवाज़ भी हल्कू के कानों में पड़ रही थी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते जानवर खेत में नहीं आ सकता। उसे जबरा पर इतना भरोसा था कि जबरा के रहते कोई भी जानवर हमारे खेत में नहीं घुस सकता। शायद मुझे भ्रम हो रहा है, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, जरूर मुझे ही धोखा हुआ है। वो सोचता है शायद हमारे मन का ये वहम है, अब तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा, तो जोर से चिल्लाया। जबरा को उसने आवाज़ लगाई। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। जबरा जो है वो अपने कर्तव्य को निभाता रहा, वह हल्कू के पास वापस नहीं आया। फिर खेत में चले जाने की आहट मिली। फिर ऐसा लगा जैसे कोई खेत चल रहा है। अब वह अपने को धोखा न दे सका। अब वह अपने आप को इस भ्रम में नहीं डाल सका कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। वह अपनी जगह से उठना ही नहीं चाह रहा था। उसको ऐसा लगता था जैसे वह यहीं बैठा ही रहे। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असंभव जान पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसे लगा चलो जाने दो, जो हो रहा है वो होने दो। अब आलस ने उसे इतना घेर लिया था कि वह अपनी जगह से उठना ही नहीं चाह रहा था। जबरा भौंक रहा था, जानवर खेत चल रहे थे। जबरा अपना काम कर रहा था, परंतु जानवरों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वे खेत चलते जा रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। कैसी फसल अच्छी थी। इस साल पर दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते थे। हल्कू की मेहनत रंग लाई थी, बड़ी अच्छी फसल हुई थी, परंतु ये जानवर आकर के उस पर जो है हावी हो जाते हैं और पूरे फसल को बर्बाद कर देते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, पर 2-3 कदम पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा। वो उठा, उसने हिम्मत की कि चलो अब जानवरों को भगाते हैं, परंतु एक ही क्षण में ऐसी हवा चली जो कि चुभने वाली थी, जो कि पूरे शरीर को, पूरे आत्मा को जो है वो डरा देने वाली थी, कपा देने वाली थी। ऐसा चलते, ऐसा होते ही हल्कू जो है फिर जहाँ पर आग बुझ गई थी पत्तियों की, वहाँ पर आकर बैठ जाता है। उसी जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गाय खेत इसका सफाया किए डालती थी। जबरा जो है वो भौंकता जाता था पूरे अपनी ताकत लगाकर, लेकिन नील गाय के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वे फसलें बर्बाद कर रही थी और हल्कू गर्म रात के पास शांत बैठा हुआ था और हल्कू के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह आराम से बैठा हुआ था। आकर मेहता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था, मतलब काम न करने की जिद ने उसे पूरी तरह से उसे ऐसा लगता था जैसे बांध कर रखा है। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर लेट गया, सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई। अब उसे नींद आ गई थी और वह चादर ओढ़कर उसी गर्म राख के पास सो गया था और उसकी नींद सुबह खुली। क्या आप सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? हल्कू मुन्नी से पूछता है, क्या तू खेत गई थी? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। हाँ, मैं खेत में गई थी और मैंने देखा कि सारी फसलें जो है वो नील गाय खा चुकी हैं। अब पूरी तरह से खेत खत्म हो चुका है, सब सत्यानाश हो चुका है। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या लाभ हुआ? अगर तुम इस तरीके से सोओगे तो जो तुमने खेत में जाकर के मड़ैया वो छप्पर ऊपर डाल करके बनाया जाता है, तो उसको डालने से क्या फ़ायदा? जब तुम अपने मड़ैया में नहीं सोते तो
ऐसे जगह मड़ैया डालने से क्या फ़ायदा हुआ। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। अब हल्कू क्या करता, गलती तो उससे हो ही गई थी। उसने कहा कि मैं तो मरते मरते बचा हूँ और तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। इतनी भयानक ठंडी रात में मेरे पेट में अचानक ऐसा दर्द उठा जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ, उसका अनुमान भी कोई और नहीं लगा सकता। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुंह पर उदासी छाई हुई थी और हल्कू प्रसन्न था। दोनों देख रहे थे कि खेत किस तरीके से उजड़ गया है। यह देखकर मुन्नी जो है बड़ी दुखी थी, परंतु हल्कू खुश था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। मुन्नी को चिंता थी कि अब हल्कू को दिन रात मजदूरी करनी पड़ेगी और जितना भी हमारे ऊपर कर्ज है, जो मालगुजारी है, वो हमें भरना पड़ेगा। मालगुजारी यानी लगान। जो ज़मींदार होते हैं वो भूमि का यानी ज़मीन का कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं, वो होता है, उसे मालगुजारी, इसे लगान कहा जाता है, जो जमा करते हैं। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। हल्कू ने बड़े खुश होकर कहा कि चलो ठीक है, चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, कम से कम रात में अब यहाँ पर मुझे ठंडी में सोना तो नहीं पड़ेगा। ये स्थिति निम्न वर्ग के लोगों की है। किसान दिन रात मेहनत करके अपने फसल को अच्छा बनाता है, बढ़िया बनाता है और फिर वो लगान भी देता है और जो है बड़े लोग आकर के उस फसल को ले भी जाते हैं और किसानों के पास सिर्फ खाने भर का